देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं गौनपुर गांव का रहने वाला नाविक हूँ। मेरा नाम माधव है और मैं अपने जीवन का निर्वाह नाव चलाकर करता हूँ। एक दिन की बात है जब मैं शाम को अपना आखिरी चक्कर पूरा करके वापस से अपने गांव के नदी के किनारे नाव को बांध ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि गांव के कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। जब गांव के लोग मेरे पास पहुंचे तो मैंने देखा कि ये तो हमारे ही गांव के प्रधान जी और उनके साथ कुछ गांव वाले हैं और साथ ही प्रधान जी की पत्नी भी है। मैंने प्रधान जी और उनकी पत्नी को देखा तो मुझे लगा कि उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। मैं ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी प्रधान जी मुझसे बोले, माधव जल्दी से नाव को शहर की तरफ लेकर चलो, मेरी पत्नी की हालत बहुत गंभीर है। मैंने उनकी बात सुनते ही नाव को शहर की तरफ मोड़ दिया। हालांकि ये मेरा आखिरी चक्कर ख़त्म हो चुका था और इस समय नदी पार करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। इस समय नदी पार करना अपनी जान से खेलने के समान था, लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद मैं प्रधान जी को मना नहीं कर सकता था और मैंने नाव को शहर की तरफ मोड़ दिया और उनको शहर के किनारे वाले तट पहुंचा दिया। उन्हें वहां पर छोड़ने के बाद अब मैंने जल्दी से अपनी नाव को अपने गांव की तरफ मोड़ लिया और चप्पू को हाथ में लिया ही था कि तभी अचानक ही एक व्यक्ति नाव पर आकर बैठ गया और मुझसे डरी और धीमी आवाज़ में कहने लगा कि मुझे भेपुर जाना है। मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि शायद ये कोई पागल वागल है, क्योंकि उसके कपड़े काफ़ी गंदे और फटे पुराने थे। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। उसके मुंह से सही से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो मैंने बोला, मुझे माफ़ करना भाई, अब मैं इस वक्त मैं आपको भेपुर नहीं पहुंचा सकता हूं, क्योंकि भेपुर का चक्कर किसी और नाविक का होता है, मेरा नहीं है। वैसे भी इस समय कोई भी नाविक भेपुर नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय अभी तक का आखिरी चक्कर सभी का समाप्त हो चुका है। जब मैंने उसे मना किया तो वो मुझसे कहने लगा, मुझे माफ़ करना भाई, मैं काफ़ी परेशान हूँ। मैं काफ़ी देर से नाव का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई भी नाव नहीं आई। जब मैंने देखा कि तुम उसी तरफ जा रहे हो तो मैं जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारी इस नाव पर आकर बैठ गया। फिर मैंने पूछा, पर तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें अभी ही क्यों जाना है? तभी उसने कहा कि मेरा नाम कुंदन है और मुझे आज ही किसी ज़रूरी काम से जाना है। तभी मैंने उससे बोला, लेकिन इस समय नदी के दूसरे किनारे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सूरज ढल गया है और अंधेरा भी हो चला है। इस समय मेरा भेपुर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे भी आज काली रात है और चाँद भी नहीं दिखेगा जिसके सहारे नाव को भेपुर पहुँचा सके। और हाँ, तुम मेरी नाव से उतरो और मेरी मानो तो कल सुबह दूसरी नाव से भेपुर चले जाना। मेरी ये बात सुनकर वो मुझसे कहने लगा, नहीं मुझे आज ही जाना है भाई, मुझे किसी तरह से करके पहुंचा दो। इसके लिए मैं तुम्हें काफ़ी रुपए दूंगा, जितना तुम बोलोगे। मैंने ये बात सुनी तो मैंने बोला, अरे तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि मैं जितना मांगूंगा तुम उतना मुझे दे दोगे। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, सच में दे दूंगा भाई, बस मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। अब ये बात सुनकर मैंने सोचा कि वैसे ही मुझे रुपए की तो ज़रूरत है, वैसे भी मैं उस तरफ जा ही रहा हूँ। अब ये सोचकर मैंने बोला, ठीक है, लेकिन मैं भेपुर गांव के दूसरे किनारे पर उतार दूंगा तुम्हें, वहाँ से तुम आगे चले जाना। मैंने नाव को चप्पू देना शुरू किया और नाव ने अभी नदी में कुछ ही दूरी तय की होगी कि काफ़ी अंधेरा छा गया, जिससे मुझे नाव को आगे ले जाने में काफ़ी दिक्कत पेश होने लगी, क्योंकि अब नदी में कुछ दिख भी नहीं रहा था। और फिर तभी अचानक नाव में कुछ हलचल होने लगी, मानो कि नाव से कुछ टकरा गया हो। नाव में हलचल होने से मैंने देखा कि कुंदन काफ़ी डर गया था और मुझसे डरी हुई आवाज़ में बोला, भाई लगता है नाव से कुछ टकरा रहा है, ज़रा देखो तो सही। तभी मैंने बोला, डरो मत, अभी नाव काफ़ी तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से नदी का प्रवाह तेज़ हो गया है, तुम डरो मत। मेरी ये बात सुनकर कुंदन शांत हो गया और मैंने कुंदन से बोला, मैंने तो तुमसे पहले बोला था कि इस समय ठीक नहीं नदी पार करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। और इन्हीं सब बातों को करते हुए मेरी नाव नदी के बीचों बीच पहुंच गई। नदी के चारों तरफ एक खौफनाक वातावरण बना हुआ था, मानो कि आज कुछ अनहोनी होने वाली हो। नाव जैसे जैसे भेपुर गांव के किनारे के करीब पहुंच रही थी तो वैसे ही मेरी हालत खराब हो रही थी कि तभी अचानक ही किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, जिससे कुंदन काफ़ी डर गया। उसने नदी के चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। कुंदन डरते हुए बोला, तुम्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है भाई? तभी मैंने कहा, नहीं यार, मुझे तो ऐसी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, शायद तुम्हारा वहम है ये। मेरी ये बात सुनकर कुंदन को यकीन नहीं हो रहा था। अब वो और भी ज़्यादा डरने लगा और डरते हुए मुझसे बोला, भाई कितना समय और लगेगा वहाँ तक? तभी मैंने बोला, अभी 1 घंटा और लगेगा।
अब ये बात सुनकर कुंदन शांत हो गया और नदी के चारों तरफ देखने लगा। नदी के चारों ओर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ था, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुंदन अभी नदी के चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक ही ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। ये हंसी की आवाज़ सुनकर कुंदन काफ़ी ज़्यादा डर गया और मेरे से पूछने लगा, ये हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तभी मैंने कुंदन से बोला, तुम डरो मत, मेरे पास ही बैठे रहो और तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। मेरे समझाने के बाद कुंदन डरते हुए मेरे पास आकर बैठ गया और तभी कुंदन की नज़र नाव के एक कोने पर पड़ी, जहां कुंदन ने देखा कि एक व्यक्ति कुंदन को बुला रहा है। कुंदन मुझसे बोला, देखो नाव पर कोई है और वो मुझे बुला रहा है। तभी मैंने कुंदन को बोला, कोई नहीं है वहाँ, ये सब तुम्हारा डर है। लेकिन कुंदन नहीं माना और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला कि नहीं, नाव पर कोई है जिसके हाथ पांव रस्सी से नाव के साथ बंधे हुए हैं और मेरे ओर आने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि नाव पर भूत है। तभी मैंने कुंदन को समझाया, डरो मत, कोई भूत वूत नहीं है। तभी मैंने बोतल से पवित्र पानी निकालकर नाव से बंधे हुए आदमी पर छिड़क दिया और वो शांत हो गया। अब ये देखकर कुंदन हक्का बक्का हो गया और फिर कुंदन ने मुझसे पूछा कि वो आदमी कौन है जिसको तुमने नाव में छुपा रखा है, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं करते हो? तभी मैंने बोला, नहीं कुंदन, तुम डरो मत, शांति से बैठे रहो, तुम्हारी मंजिल बस आने वाली है। कुंदन मुझसे कहने लगा, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ मेरी जान गले में अटकी है और तुम शांत रहने के लिए बोल रहे हो? आखिर वो है कौन? और तुम बार बार बोतल से कुछ निकाल कर छिड़क देते हो, फिर सब कुछ शांत हो जाता है, आखिर ये सब क्या है? तभी मैंने कुंदन को शांत करते हुए बोला कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिर आगे मैंने कुंदन को बताया कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई है और इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ क्योंकि मेरे अलावा इनकी देखभाल और कोई नहीं कर सकता है। मेरी ये बात सुनकर कुंदन को हैरानी हुई और मुझसे कहने लगा, तुम इसका इलाज विलाज क्यों नहीं करवाते हो? तभी मैंने कुंदन को बोला, मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो मेरी और भैया की ज़िंदगी एक हो गई है, जब तक मैं रहूँगा तब तक भैया की ज़िंदगी रहेगी। तभी कुंदन ने मुझसे पूछा, पर इनकी हालत ये हुई कैसे? तभी मैंने बताया कि पिछले 7 साल की बात है ये, जब मैं और मेरा भाई अपना आखिरी चक्कर ख़त्म करके दूसरे गांव से अपने गांव की तरफ आ रहे थे, तब नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत मिली और हमसे कहने लगी कि मुझे बेहपुर गांव जाना है, तुम मुझे वहां तक छोड़ दो। हमने उनसे कहा कि माताजी हम इस समय नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारा आखिरी चक्कर था। इस पर बूढ़ी माता बोली, नहीं बेटा, मुझे आज ही जाना है क्योंकि मेरा पति काफ़ी बीमार है और मैं इस गांव से दवा लेने आई थी। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे पति की सेहत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए मेरा जाना बेहद ही ज़रूरी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नदी के उस किनारे पहुँचा दो। हमने उनसे बहुत कहा कि माताजी इस समय नदी को पार करना ठीक नहीं है क्योंकि नदी में उछाल काफ़ी तेज़ है, साथ ही काली रात भी है और इस समय नदी पार करना मानो अपनी जान से खेलना है, इसलिए मैंने माताजी को मना कर दिया। हमारे मना करते ही वो बूढ़ी माताजी रोने लगी और उन्हें रोता हुआ देख मेरे भैया से देखा नहीं गया और उन माताजी से बोले, माताजी रो मत, मैं तुम्हें नदी पार कराऊंगा। तभी मैंने भैया को समझाया कि अभी जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन भैया ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है, हमें इंसानियत के नाते इनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तभी मैंने बूढ़ी माता को देखा तो वो काफ़ी दुखी होकर रो रही थी और तभी मैंने माताजी का हाथ पकड़ा और नाव पर बैठा दिया। तभी माताजी बोली, मेरी पोटली भी है। फिर मैंने उस पोटली को जब उठाया तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी लग रही थी। मैंने पोटली को भी नाव पर रख दिया और नाव को दूसरे गांव की तरफ मोड़ दिया। तभी मैंने माताजी की तरफ देखा तो मुझे उन पर दया आने लगी और ऐसा लग रहा था कि उनका कोई भी नहीं है, वो खामोश और दुखी थी। जब नाव नदी के किनारे पहुंची तो मैंने माताजी से बोला, माताजी आपका किनारा आ गया है, अब आप जा सकती हैं। तभी माताजी बोली, बेटा तुम दोनों का भला हो। अब ये बोलकर बूढ़ी अम्मा नाव से उतरी और वहाँ से जाने लगी। तभी मेरी नज़र माताजी की पोटली पर गई तो मैंने कहा, माताजी आपकी पोटली भी रह गई है। तभी मैंने पोटली को माताजी के हाथ में थमाया और मैं वहाँ से जाने लगा। तभी मैंने देखा कि माताजी पोटली लेकर नहीं चल पा रहे हैं। तभी मेरे भैया ने बोला, माताजी आपका घर कहाँ है? इस पर माताजी ने कहा, बस बेटा यहीं पास में ही है। इस पर भैया ने कहा, आपको मैं घर तक छोड़ दूँ माताजी? तभी भैया ने बिना सोचे समझे उनके साथ जाने का निर्णय कर लिया। भैया को मैंने बहुत समझाया कि इस वक्त ये सब करना ठीक नहीं है,
हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन भैया ने मेरी एक ना सुनी और मुझसे बोले, तुम यहीं पर रुको, मैं माताजी को छोड़कर आता हूँ। भैया तो माताजी को छोड़ने के लिए चले गए और मैं नदी के किनारे भैया का इंतज़ार करता रहा। नदी के चारों तरफ एक अजीब से डर का वातावरण बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि आज मानो कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी अचानक एक चीखने की आवाज़ आने लगी। ये चीख सुनकर मैं काफ़ी डर गया। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई हमसे बोल रहा हो कि हम कोई मुसीबत में हैं। अब मुझे भैया की चिंता होने लगी क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन भैया अभी तक नहीं लौटे। तभी मैंने निर्णय किया कि मुझे भैया को ढूंढने जाना चाहिए। इसलिए मैंने नाव को नदी के किनारे रस्सी से बांधकर भैया को ढूंढने चल दिया। फिर मैंने देखा कि नदी के आसपास कोई भी घर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ केवल अंधेरा ही पसरा हुआ था। तभी मेरी नज़र एक खंडर बनी झोंपड़ी पर गई। मैं किसी तरह से हिम्मत करके उस झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है, केवल खंडर के अलावा। तभी मेरी नज़र एक पोटली पर पड़ी और ये पोटली तो वही पोटली है जो भैया लेकर माताजी के साथ आए थे। अब मैं समझ गया कि भैया के साथ कुछ तो अनहोनी हुई है। तभी मैंने इधर उधर देखा तो मेरी नज़र बगल के कब्रिस्तान में पड़ी। मैं हिम्मत करके वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि मेरे भैया कब्रिस्तान में बेजान होकर लेटे हुए हैं। मैंने भैया को होश में लाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उनको होश ही नहीं आया। अब मैं समझ चुका था कि इनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है। तभी मैंने भैया को कंधे पर रखा और वहाँ से निकल गया। तभी से मेरे भैया की मानसिकता खराब हो गई है और अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर उस रात उनके साथ क्या हुआ था। जब कुंदन ने मेरी ये बात सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और मुझसे कहने लगा, जल्दी से नाव को वापस अपने गांव की तरफ मोड़ दो। कुंदन के इस बर्ताव को देखकर मैं हैरान हो गया और कुंदन से मैंने बोला, ये क्या बोल रहे हो तुम? अब तो तुम्हारा किनारा भी आ गया है, अचानक वापस जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? तभी कुंदन ने बोला, मेरी जान भी खतरे में है, तुम जल्दी से नाव अपने गाँव ले चलो, मैं वहीं पूरी कहानी तुम्हें बता दूंगा। तभी मैंने कुंदन की बात सुनकर अपनी नाव अपने गाँव की तरफ मोड़ दी। तो दोस्तों, आखिर अचानक ही कुंदन ने अपना इरादा क्यों बदल दिया और आखिर में वो मुझे क्या बताने वाला था, ये सब जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अगला भाग। तो मैं जल्दी मिलूंगा इस कहानी के अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।